बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। 21 रमजान मुबारक यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम और शब कदर के मौके पर ईरान ने इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने 21वीं शब की मुनासबत से या अमीरुल मोमिनीन के नाम से ऑपरेशन के तहत 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए। हमलों में इराक के शहर बील, बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इसराइल के शहर तेल अवीव में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक जनूबी तेल अवीव में वाक़ सेटेलाइट मवासलाती मरकज को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जबकि मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमलों में खैबर शिकन, कदर और खुरम शहर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इन मिसाइलों में मुतअद्दिद वॉरहेड्स नस्ब थे, जबकि कदर मिसाइल के वॉरहेड का वजन तकरीबन 1 टन बताया गया है। ईरान ने इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अवीव के अहम तरीन बेन गुरियन एयरपोर्ट को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले किए, जिसे इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा और कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यक्के बाद दीगरे दर्जनों मिसाइल गिर रहे हैं, जिनसे धमाकों की आवाज़ें बुलंद हो रही है और आग के शोले फैल रहे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों में शदीद अफरा तफरी फैली, जो इस वक्त मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस कार्रवाई की खास बात ईरानी फौज की जानिब से जारी करदा वो फुटेज है, जिसमें एक मिसाइल पर एप्स्टीन जजीरे के मुतासरीन की याद में की इबारत दर्ज है। पासदारान इनकलाब का दावा है कि इस हमले ने दुश्मन के दिफाई गरूर को खाक में मिला दिया है और अरबील में मौजूद अमरीकी और सेहूनी अड्डों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। उधर लबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया, जबकि हमले में 2 इसराइली जख्मी हो गए। इस हवाले से इसराइली वजीर खारजा गैदियून साह ने कहा कि ईरान के साथ जंग उस वक्त खत्म होगी जब इसराइल और अमरीका मुनासिब समझेंगे और मिलकर फैसला करेंगे। इसराइल ईरान से लामहदूद जंग नहीं चाहता। इसके अलावा बगदाद में भी ईरान की जानिब से अमरीकी विक्टोरिया एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इतला तो नहीं। मुत्तहदा अरब अमारात में भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ड्रोन और मिसाइल को फिजा में तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने कुवैत पे अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा किया है। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने भी दावा किया है कि मशरिकी इलाके में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब जाने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक कर तबाह किया गया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया कि आज कई ड्रोन्स को भी नाकाम बनाया गया है, जिनमें 2 शुमाल मशरिकी शहर हफर अल बातिन में मार गिराए गए। सऊदी वजारत दिफा के बयान के मुताबिक मुल्क के जनूब मशरिक में वाक़ ऑयल फील्ड की तरफ उड़ने वाले 2 ड्रोन्स को भी रोका गया है। ताहम बयानात में यह वजाहत नहीं की गई कि मिसाइल और ड्रोन्स कहाँ से दागे गए थे। दूसरी यानी बहरीन में भी सायरन बजने की इतलात है। याद रहे कि बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर कायम है। उधर मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। एक तरफ ईरान की जानिब से इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी हैं, तो दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह अली रजा तंगसरी ने खबरदार किया कि अबनाए हरमत से गुजरने वाले अमरीका या इसके तहादियों के किसी भी फौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह अली रजा तंगसरी का यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीका के वजीर तवानाई ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा था कि अमरीकी बहरिया ने अबनाए हरमत से गुजरने वाले एक तेल बरदार जहाज़ को हिफाजती हिसार फराहम किया है, पर कुछ देर बाद अमरीकी वजीर ने अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया के सरबराह के मुताबिक अबनाए हरमत से किसी तेल बरदार जहाज़ की अमरीकी फौजी हिफाजत में गुजरने का दावा मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका इसके तहादियों का कोई बहरी बेड़ा इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो इसे ईरानी मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स के जरिए रोक दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने अपने अहदाफ में इजाफा करते हुए खित्ते में अमरीकी और इसराइली सरमायाकारी, मुआशी मफादात और अहम स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाने का ऐलान भी किया है, जिसमें मुआशी मराकज़ और बैंक भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने इस धमकी को हमलों में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाने का रद्द-ए-अमल करार दिया है। ईरान के खातिमुल अंबिया जॉइंट कमांडर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी और सैनी हुकूमत ने अपने मकासद में नाकामी के बाद अब बैंक को निशाना बनाया। उन्होंने कहा इस इक़दाम में हमें मजबूर किया गया कि हम भी खित्ते में अमरीका और सऊदी रियासत से वाबस्ता इक़्तिसादी मराकज़ और बैंकों को निशाना बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका और इसराइल को अब ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई की तवक्को रखनी चाहिए। ईरानी हुकाम ने खित्ते की आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि वो बैंकों के 1 किलोमीटर के दायरे से दूर रहें ताकि किसी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में नुकसान से बचा जा सके। उधर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले और अपनी इब्तदाई मुहिम में अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाने वाले सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और जंग से मुतालिक मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं।
कभी दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म होने वाली है, कभी कहते हैं कि अमेरिका ने कई हवालों से जंग जीत ली है मगर अभी काफी हद तक नहीं जीती और कार्रवाइयां मजीद जारी रह सकती हैं। फ्लोरिडा में तकरीबन 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप ये वाजे न कर सके कि जंग कब खत्म होगी या इसका हतमी मकसद क्या है। सदर ट्रंप के इन्हीं मुतजाद बयानात की वजह से आलमी मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल है और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ईरानी जंग के अंजाम के हवाले से 5 मुमकिना मंजरनामे भी सामने आए हैं। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने मुमकिना मंजरनामा पेश करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान दोबारा मुज़ाकरात करेंगे और ईरानी जौहरी प्रोग्राम महदूद करने पर नया मुआहदा हो जाएगा। अमरीका दबाव या खुफिया कार्रवाई से ईरानी क़यादत तब्दील कर देगा। एक मुमकिना मंजरनामा यह भी है कि अमरीका दबाव या खुफिया कार्रवाइयों से ईरानी क़यादत तब्दील कर दे और अमरीका मौजूदा ईरानी निज़ाम के अंदर से किसी नई क़यादत के साथ काम शुरू कर दे। अमरीकी न्यूज़ साइट ने यह मुमकिना मंजरनामा भी पेश किया कि जंग, मुआशी बुरान, सियासी दबाव के बायस ईरान में एहतजाज शुरू हो जाए और निज़ाम हुकूमत गिर जाए। रिपोर्ट के मुताबिक एक मंजरनामा यह भी बन सकता है कि अमरीका और इसराइल ज़मीनी कार्रवाई करके ईरानी जौहरी सलाहियत को तबाह कर दें या कब्जे में ले लें। मुमकिन मंजरनामे में यह भी है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को कमज़ोर करार देकर फतह का ऐलान कर दे और फौज वापस बुला लें। ईरान जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और रूस कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। रूस, जिसे ईरान की अमरीका के खिलाफ जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उसके सदर पुतिन ने पहले अमरीका और ईरान में जारी कशीदगी को कम करवाने के लिए सदर ट्रंप से रब्ता किया और फिर उसके बाद पुतिन की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सफारती महाज पर मुतहरिक हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 9 मुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके वालिद की शहादत पर ताज़ियत की। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरानी सदर का कहना कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू के दौरान खित्ते में हालिया कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों और मुज़ाकरात को नागुज़ीर समझता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क और ईरान के साथ अपने तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तामुन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। 12 दिन हो गए हैं इस जंग को। गुज़िश्ता साल जून में जब ईरान इसराइल जंग हुई थी तो 12 दिन के बाद सीज़ फायर हो गया था। अब क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान सफारती महाज पर क्या कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। नकवी साहब, 12 रोज़ हो गए। पिछले साल जून में जो जंग हुई थी उसमें भी 12 दिन के बाद सीज़ फायर हुआ था। अब आपको क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ईरान ने तो कह दिया है कि जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म है, अब अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर मुसलसल हमले होंगे। देखिए, बात यह है कि ईरान ने तो ये ऐलान किया हुआ है कि वो जंग उस वक्त खत्म करेगा जब वो चाहेगा और जब वो खुद तय करेगा कि अब जब जंग खत्म हो। और अमेरिका अगर जंग खत्म करना चाहता भी है तो ईरान अभी ऐसा फैसला खुद करेगा और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनसे इत्तेफाक करे। तो बात यह है कि ईरान इस वक्त मैं तो समझता हूँ उसका अपर हैंड है। 2 वजूहात हैं। एक कि उसने इजराइल में जो पैनिक फैलाया हुआ है, उसके मिसाइल्स आधे यहूदी इजरायली अवाम बाहर सड़क पे निकले हुए हैं, घरों से घबरा रहे हैं कि उनके घर जला दिए जाएंगे और उनके घरों को तोड़ दिया, मिसाइल्स उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। अच्छा, एक इजराइल में आज तक जब से इजराइल बना है किसी मुल्क ने ये दहशत वहां पे नहीं फैलाई है, ये खौफ और डर नहीं पैदा किया है यहूदी कौम में। और यहूदी वैसे बड़े ज़हीन होते हैं लेकिन बड़े डरपोक भी होते हैं। इजराइल में लोग बहुत घबराए हुए हैं और ईरान पुरअज़्म है। ईरान की अवाम दिलेर अवाम है, उसने मुश्किलात बहुत सही हुई हैं
ईरान इराक जंग 8 साल चली, उसको भी उन्होंने बर्दाश्त, बहुत अच्छे पोजीशन में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है अंदरूने मुल्क कि ये जंग क्यों हो रही है, ये किसका, अमेरिका अमेरिका को क्या फायदा है, अमेरिका के कौमी मफाद में इस जंग की क्या अहमियत है। तो ये दबाव की वजह से वो लोग अब अमन की तरफ जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात वो उसी वक्त होंगे जबकि ईरान तैयार होगा। तो नतीजतन खुलासा ये है कि इस वक्त मैं जंग को ख़त्म होते नहीं देख रहा। ठीक। अच्छा सर, ये जो ईरान अरब ममालिक पर जो अमरीकी तनसीबात है उस पर हमला कर रहा है, उधर इसराइल लबनान को निशाना बना रहा है, तो ये खदशा तो मौजूद है कि ना ये तनाज़ा एक मल्टी फ्रंट वॉर में तब्दील हो सकता है जिसमें मशरिक़ वस्ता भी शामिल हो जाए। जी जी, बढ़ सकती है ये जंग। और इजराइल ने तो लेबनान का भी बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है। वो किसी को नहीं दबा पाता है तो लेबनान पे अपना गुस्सा उतारता है। यानी लेबनान बेचारा कमज़ोर मुल्क है, उसकी फौज कमज़ोर है। तो इजराइल तो लेबनान में जो तबाही मचा रहा है वो रोज़ के बिना पे वहाँ पे शहरों को बर्बाद करते जा रहे हैं ये, और बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं, ठीक है। लोगों को मार रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये जो मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं वो उसके कई इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो ये कि भाई वो अमेरिका शायद वहाँ किसी तरह वो अमेरिका इंस्टिगेट करवा रहा है इजराइल के थ्रू, और अगर ईरान ही वहाँ पे मिसाइल्स चला रहा है तो ये इनको मशरिक़ वस्ता के ममालिक को ये समझना चाहिए कि ये जो अमरीकी तनसीबात हैं ये उन पे हमला हो रहा है, ये उन मुल्कों पे हमला नहीं हो रहा है। और देखिए ना, अब पाकिस्तान में क्यों नहीं मिसाइल चल रहे हैं? ये सिर्फ उन मुल्कों में चल रहे हैं जहां अमरीकी अड्डे हैं, जहां अमरीकी बेसेस हैं। तो उन लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए। और अगर ये वो लोग कुछ उस पर ज्यादा एक्शन लेना चाहेंगे, ज्यादा गर्मी दिखाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को आपस मगर में नकवी साहब लड़ना नहीं चाहिए। मगर नकवी साहब, जंग के ख़त्म होने या ना होने से मुतालिक जो सदर ट्रंप साहब हैं उनके भी बड़े मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। सफारती एतबार से क्या ये अमेरिका की कोई हिकमत अमली है या वाकई वाशिंगटन इस जंग के वाज़े अंजाम के बारे में बिल्कुल गैर यकीनी का शिकार है? मैं समझता हूँ ये दूसरी बात आपकी ज्यादा दुरुस्त है, क्योंकि ये ट्रंप को सिफारती अदवार का ना पता है, ना उनको वो तरीके आते हैं, ना उनका वो अप्रोच है। वो खुद अपने तई मन मौजी अंदाज में वो फैसले करते हैं। और ये जो ईरान पे भी हमला हुआ है, ये ना इसके कोई एग्जिट प्लान है, ना कोई प्लान बी है कि अगर उसमें कामयाबी ना हुई तो वो क्या करेंगे। तो ये ट्रंप का तो कुछ यही अंदाज है, और अब तक तो सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। ये मगर नकवी दूसरे साहब, टर्म अगर में अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस, जिसको ट्रंप साहब के बहुत करीब भी समझा जाता है, अगर उसकी रिपोर्ट को देखें तो ईरान जंग के उन्हें 5 मुमकिना मंजरनामे पेश किए हैं, जिसमें मुज़ाकरात एक है, क़यादत की तब्दीली 2 है, या तवील जंग शामिल है। आपके नज़दीक में इनमें से कौन सा मंजरनामा बन सकता है? ये अभी तो सिर्फ मुमकिनात की बात की जा सकती है, और मुमकिनात के कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि तवील जंग तो नहीं होगी, क्योंकि कोई बीच बचाव हो जाएगा। बीच में रूस और चीन भी आखिर बैठे हैं। तो सदर ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोन पे गुफ्तगू की है, और चीन भी ईरान में बहुत दिलचस्पी रखता है। ईरान से उसके वो तेल की सप्लाईज ईरान से उसको ज़्यादातर मिलती ठीक हैं। है। तो मेरा ख्याल है कि तवील जंग तो मैं नहीं यानी आप कह रहे समझता, हैं कि मुज़ाकरात की लेकिन तरफ जाएगी बात? मुज़ाकरात ही की तरफ बात जा सकती है, और ठीक है। जानी भी चाहिए। ठीक है। और या सदर पुतिन ने कशीदगी कम करवाने के लिए अमरीकी सदर से भी बात की, ईरानी सदर से भी राब्ते किए हैं। हालांकि आबनार हर्मुज़ की बंदी से रूस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अब ममालिक अब रूस से तेल ले रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि रूस इस बहरान में कोई हकीकी सालिस बनकर कोई किरदार अदा कर सकता है?
या शॉर्ट टर्म तो उनको फायदा गालिबन हो रहा है, चीन को भी हो रहा है। चीन के जहाज वो पासदारान जो वहाँ हैं, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो पहरेदार हैं, वो चीन के जहाज़ों को इजाज़त दे रहे हैं आने जाने की। तो वो तो है, लेकिन बैनुल अक़वामी अमन इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुज़ाकरात होकर ये जंग किसी तरफ ख़त्म की जाए, किसी ठीक है। तरह रोकी जाए। ठीक है। और चीन और रूस उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि हालिया कशीदगी में सफारती सतह पर राब्ते तो तेज़ हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुश्तबा खामनाई साहब को ख़त लिखा है, आज ईरानी सदर से भी उनका राब्ता हुआ है। आप समझते हैं कि इस कशीदगी में ऐसा सालिस या अमन के लिए कोई मौसर किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है? पाकिस्तान सलामती काउंसिल का रुकन है इस वक्त। पाकिस्तान इस साल वो सलामती काउंसिल का मेंबर है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे हैं, और मशरिक़ वस्ता के बाकी ममालिक से हैं, सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन और रूस से भी। पाकिस्तान तो एक अच्छी पोजीशन में है इस वक्त, और वो अपना रोल अदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता ठीक, है। बहुत शुक्रिया अली सरवर नबी सफ़ीर हमसे बात करते हैं। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हुए हैं, वज़ीर दिफ़ा रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आज़म साहब ने कल नौ मुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब को ख़त लिखा था, आज ईरानी सदर से फ़ोन पर भी बात हुई। आपको लगता है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम करवाने के लिए कोई बैकडोर सफारतकारी कर रहा है और वो कारामद भी होगी? जी, बैकडोर तो नहीं है ना, कोई पाकिस्तान तो अनाउंस कर रहा है कि जिससे गुफ्तगू हुई ईरानी सदर से, जो गुफ्तगू हुई वो भी पब्लिक हुई है। तो लिहाजा पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो तनाव ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान है उसको कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुआशी मफादात हैं, बल्कि मुआशी मफादात तो ईरान के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं खलीजी ममालिक से। वहां हम उनसे हम तेल भी लेते हैं, वहां लाखों पाकिस्तानी रोजगार के लिए मुकीम है, उनकी रेमिटेंसेस में पाकिस्तान का बहुत गहरा एक मुआशी इंटरेस्ट है। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि वो जो ईरान और इसराइल और ईरान अमेरिका तनाव है वो तो अपनी जगह पर है और वो तो अपने वक्त पर ही हल होगा, लेकिन इस दौरान जो ईरान और खलीजी ममालिक का तनाव है उसे कम किया जाए। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, बतौर साबिक वज़ीर ख़ारजा ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इस जंग का अंजाम आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप के बयानात बहुत मुतज़ाद है और उनसे अगर अकरंस की जाए तो वो ऐसे लग रहा है कि उनके पास भी जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जी, पहली बात तो ये है कि खुलासा मैं कर सकता हूं इस चीज का कि ईरान का जो बच जाना ही, सर्वाइवल जो है सिस्टम का, वो ही उनकी फतह होगी। वहां बहुत तबाही हो चुकी है, मजीद हो रही है अमरीकी बमों से, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो उनके ऑयल टैंकर्स हैं, उनका दूसरा जो निजाम है, यहां तक कि उन्होंने एक पानी की जो डिसैलिनेशन प्लांट है, समुद्री पानी में से नमक निकाल के उसको मीठा करने का, उसको भी हिट किया, जिसे आमतौर पे हम कहते हैं इंसानी बुनियादों पर जंग का टारगेट नहीं बनाया जाता। तो लिहाजा ईरान बहुत नुकसान उठा रहा है, उठाएगा, लेकिन अगर उसका सिस्टम और उसकी हुकूमत इसी तरह जो है वो सरवाइव कर जाती है तो ये ईरान की बहुत बड़ी फतह होगी और अमेरिका और इसराइल की शिकस्त होगी। जो जिस तरफ जाता देख रहे हैं, देखिए, अगर तो सदर ट्रंप जो हैं वो अपने अमरीकी मफादात को देखेंगे जो कि मुआशी हैं, तो वो तो फिर जंग मुख्तसर होगी। लेकिन इस जंग को शुरू करवाने में चूंकि इसराइल का बड़ा रोल है और इसराइल का वाहिद मकसद ये है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, तो अब जो सवाल सिर्फ ये रह गया कि इसराइल का अभी भी, अब जंग तो शुरू करवा दी, अमेरिका की जो अब आपस में मुशावरत है उसमें इसराइल का कितना किरदार है। और आपने दुरुस्त कहा कि जो हालिया बयानात हैं सदर ट्रंप के, वज़रा के भी और खुद सदर ट्रंप के भी, वो जाहिर करें कि उन्हें जब एहसास ये हुआ है कि जो तेल की कीमत बढ़ी है और गैस की कीमत बढ़ी है और उनके जो अंदरूनी अमेरिका में से जो वजामत आना शुरू हुई है और जो तनकीद आना शुरू हुई है, तो गालिबन अब वो सोचेंगे कि किस तरह खुद ही एक दिन जो है वो फतह का ऐलान करके इस जंग को खत्म कर दें। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, कल हुकूमती वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गैर जिम्मेदाराना तबसरों और तज्जियों से मना किया गया है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ चलना या ईरान के साथ, ये काम आप हुकूमत पर छोड़ दें। ये ऐलान करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? जी, असल में जहां तक मैं समझ पाया हूं, बेहतर तौजीह तो जनाब वजीर कानून और उनके जो दो साथ वज़रा मौजूद थे वो दे सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में तो जो सोशल मीडिया में एक पूरी लहरें उठती हैं गलत और झूठी खबरों की, तो अगर मैं जो उनका पैगाम समझ पाया हूं मोहतरम वजीर कानून का, वो यही है कि सुनी सुनाई पर लगाई बुझाई ना करें। ठीक। अच्छा, और खुर्रम दस्तगीर साहब, खित्ते की इस सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन भी हकीकतन एक पेज पर नज़र तो नहीं आ रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? पीटीआई ने तो चलो ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की थी, मगर जेयूआई फे भी कह रही है कि बड़ी ही कमज़ोर ब्रीफिंग थी। कामरान मुद्दा साहब ने तो सवाल उठाया वहाँ जो बताया गया, क्या इस पर अमल दरामद हुआ? जी देखिए, अमल दरामद हो रहा है और जो खारजा पॉलिसी है उसमें कुछ इबहाम की जगह होनी चाहिए जो हुकूमत के पास रहती है, ताकि वो सही वक्त पर सही फैसला कर सकें। सब कुछ अगर आप तमाम लाइनें लगाकर पहले ही बता देंगे तो पाकिस्तान के दुश्मनों को भी और पाकिस्तानियों को भी जो है वो बिल्कुल वाजे कर देना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक तो शहबाज शरीफ वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की क़यादत में बहुत मुतहर्रिक जो है सफारतकारी की है। इसका मतलब है कि आज भी ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात गुफ्तगू है, हमारे तमाम खलीजी ममालिक से गुफ्तगू जारी है। तो पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान के साथ खड़ा है और जो अपोजिशन का हक है कि वो तनकीद करें, लेकिन उनको भी इन्फॉर्म किया गया। और जो असल में बात यह है कि पाकिस्तान ने इस मुश्किल जगह पे, जहां हमारे साथ एक तरफ हमसाया है जिसके साथ हमारे मुआशी मफादात नहीं जुड़े हुए लेकिन वो हमसाया है, और दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान के बहुत गहरे मुआशी मफादात हैं, उन दोनों के दरमियान जो एक बहुत तंग रास्ता है उससे गुजरना एक मुश्किल काम है। उस पर तनकीद भी होगी, लेकिन हुकूमत जो है उसकी खारजा पॉलिसी इस वक्त तक तो बहुत मुनासिब और कामयाब। खुर्रम दस्तगीर साहब, अवाम ये समझती है कि 55 रुपए का पेट्रोल बम गिराया गया है उसके ऊपर, और वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब में भी ये कहा है कि अभी इसमें मजीद इजाफा होना है। और खबर यह कि हुकूमत IMF से फ्यूल लेवी पर रिलीफ चाहती है। अगर जस्ट सपोज IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ नहीं मिलता तो हुकूमत के पास कोई प्लान है कि अवाम को इस महंगाई के तूफान से बचाए? देखिए, जिस दिन बिजली ये तेल की कीमतें बढ़ाई गई, दो तीन चीजें अभी वाजे नहीं थी, वो वाजे हो गई हैं। एक तो पाकिस्तान की सप्लाई, आपको मालूम है 6 तारीख की रात को 7 तारीख की रात को जो बढ़ाई गई कीमत, उसके बाद पाकिस्तान की सप्लाई बेहतर हो गई है और अब 2 से ज्यादा जहाज जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त पहुंच भी चुके हैं और मजीद पहुंच रहे हैं। और दूसरा ये है कि तमाम तवक्कुआत के बरक्स जो मुख्तलिफ माहिरीन लगा रहे थे, सदर ट्रंप की जो कल की गुफ्तगू थी उसके बाद तेल की कीमतों में इजाफा रुक गया, बल्कि तेल की कीमतें कम हुई हैं। तो इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का भी बहुत फायदा हो गया कि अब हमें हमारे ऊपर वो दबाव नहीं होगा कीमतें बढ़ाने का, और अगर कीमतें कम ही रहती हैं तो फिर ज्यादा चांस ये है कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक। खुर्रम दस्तगीर साहब, जब IMF ने कर्ज दिया था तब 390 अरब रुपए साइड पर रखकर एक अलग फंड बनवाया गया था हंगामी सूरत से निपटने के लिए। तो अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने से पहले इस फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जी देखिए, ये फंड जो है अगर पेट्रोल की सब्सिडी दी जाए तो वो कहते हैं कि दिनों में सैकड़ों अरबों तक पहुंचती है। तो पॉलिसी यही थी कि पेट्रोल में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब जबकि तेल की कीमतें कम हो गई हैं और अगर वो कम ही रहती हैं, अभी मालूम नहीं है, तो फिर जिस तरह मैंने कहा कि अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा। जो फंड की अवेलेबिलिटी है वो और मामलात में भी हमें उसको कायम रखना है, लेकिन वज़ीर आज़म अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। उन्हें जब भी महसूस होगा कि वो फंड इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो वो फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद
आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने की। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और एतजाज अहसन अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर ही बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी बानी पीटीआई से तस्दीक करवाने के लिए खोसा साहब को भिजवाया। वकालतनामे के हसूल के लिए उन्हें अडियाला जेल के करीब ही नहीं जाने दिया जाता। कल अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि वकालतनामा दस्तखत करवा देंगे। ये किसी अदालत को नहीं मानते। मेरा वकालतनामा दस्तखत शुदा नहीं, इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कोई भी वकालतनामा भेजता है वो दस्तखत करवा देते हैं। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन्हें कौन समझाए, समझाते हैं तो कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, ईद सर पर है। खवातीन के लिए हमेशा अदालत ने नरम गोशा रखा है। 14 माह बाद सजा मौती की दरख्वास्तें लगी हैं। मुझे क्लाइंट ने कभी नहीं कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर केस लड़ें। आज आपकी अदालत का यही फैसला पेश करना है कि आपने मुल्तान बेंच में एक शख्स की बिनाई जाने पर कत्ल के मुकदमे में जमानत दी थी। मेरे क्लाइंट की तो 14 साल की कैद है। आज प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है। इस मौके पर राफे मकसूद ने कहा कि वो बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अदालत में मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सजा मौतली की दरख्वास्त की काबिल समात होने पर एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। हमारी मुतफरिक दरख्वास्त पर जवाब दे दें, हम उनकी मुतफरिक दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा देंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हम सिर्फ समात मांग रहे हैं, नतीजा नहीं मांग रहे। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि यहाँ तारीख ही नहीं मिलती। मैं इस उम्र में अदालत के सामने खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया कि क्या आपके प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं जिन्होंने दलाल देने हैं। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं सर, हमने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा हमने तो मेडिकल का कहा है, नैब क्या मांग रही है वो ये बता तो दें, हमारी मेडिकल ग्राउंड इजाफी होगी। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि 65 दिन बिल्कुल तनहा रखा गया, किसी फैमिली या वकला से नहीं मिलने दिया गया। इस दौरान आंख का मसला हुआ है। नैब ने कहा कि कैद तन्हाई की दरख्वास्त है तो हमें नोटिस जारी करें तो हम जवाब देंगे, मुनासिब वक्त दे दें और नोटिस करें, हम जवाब दे देंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद क्यों नहीं है, ये दलाइल देने से क्यों भाग रहे हैं। मेरी नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त गुजार को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। ये बानी पीटीआई को कस्टडी में रखना चाहते हैं, एक आंख जाया कर रहे हैं, दूसरी का इरादा है कि अदालत की मुआमरत ना करें। आप हमें सुनकर जो फैसला देना है हमारी झोली में डाल दें। समात मुलतवी नहीं होनी चाहिए। नैब ने कहा आपकी मुतफरिक दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा अपील एडमिट हो चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यह खामखा हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा अपील एडमिट है तो इस केस का ईद से पहले फैसला होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 बिलियन पाउंड केस की समात के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 9 बार बर्दाश्त किया, 10वीं बार बर्दाश्त नहीं हो सकता। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी मुतफरिक दरख्वास्त देख लें, फिर हम दलाइल देने के लिए तैयार हैं। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने सदा की कि समात मुलतवी कर दी जाए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर दलाइल दे देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद नहीं है, जबकि बानी पीटीआई के वकील ने सदा की है कि नैब पर जुर्माना आयद किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद नहीं है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर नैब पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आइंदा समात पर नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हो जाएंगे। अदालत ने नैब के मुतफरिक दरख्वास्त पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए हैं। बाद केस की समात मुलतवी कर दी गई। समात के बाद बानी पीटीआई की बहनें और वकील आइंदा समात की तारीख लेने के लिए चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर आइंदा समात की तारीख के लिए जमा हुई। फिर कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि बानी पीटीआई के केसेस के लिए तारीख मिल गई है। ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की पेशरफ्त पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंचोता साहब से। पंचोता साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादी ट्रस्ट केस की समात हुई, जिसके बाद आप लोग चीफ जस्टिस साहब से अगली समात की तारीख लेने भी गए थे। एतजाज अहसन साहब ने यह कहा कि तारीख मिल गई है, ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। तारीख तो मिल गई है, क्या रिलीफ मिलने की भी कोई उम्मीद है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी जी। बिल्कुल, देखिए हम हाई कोर्ट के अंदर आज पेश हुए और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी 9 दफा एक्सक्यूज किया गया है सरकार की जानिब से। आज फिर एक बहाना बनाया गया कि प्रोसिक्यूटर जो हैं वो आज अवेलेबल नहीं है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर के ना होने की वजह से समात मुलतवी की जाए। और दूसरा, हमने इन दरखास्तों की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, यानी जो आपने जमानत के लिए या सजाओं की सस्पेंशन के लिए आपने रिड्यूस किया हुआ है, उनकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है हमने दरखास्त दी है कि ये पटिशन जो है आपकी मेंटेनेबल नहीं है। सिंपल अंदाज में समझाऊं तो एक हीले बहाने एक जो है वो एक ड्रामाई अंदाज के अंदर समातों को मुलतवी करने वाला मामला है। अदालत के अंदर बैठे 2 मौजूद जजेस ने मौके के ऊपर हमें तारीख नहीं दी
जो कि हम चाहते थे कि आज ही बहस हो जाए, हमारी तरफ से मुकम्मल हो जाए, और अगर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जानब से बहस कल उनकी तरफ से रख ली जाए। उन्होंने इस मौके को भी नहीं सपोर्ट किया। 1 लाख रुपए जुर्माना तो उनको किया, लेकिन जुर्माने से क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? वो जुर्माना तो दे देंगे, 1 लाख का क्या फर्क पड़ता है? हम चाह रहे थे कि समाज हो, ईद से पहले खान साहब की रिहाई वाला मामला हो, खान साहब और बीबी साहिबा दोनों रिहा हों, वो बेगुनाह मुकदमात के अंदर जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने समाज मुलतवी कर दी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और इंसिस्ट करने के बावजूद अदालत के अंदर हमें तारीख नहीं दी। जिसके बाद हम चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए जो है वो सेक्रेटरी साहब के कमरे के अंदर गया है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। इत्तेजाज अहसन साहब, मैं, इमरान खान साहब की बहनें, सलमान सफदर साहब और कुछ और वकला भी थे। हम बैठे रहे और चीफ साहब जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। चीफ साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनको यही कहा कि खान साहब की जो बहन है अलीमा आपा, उन्होंने कहा कि मेरा ये मुतालबा है कि खान साहब के लिए कि हम हेल्थ के लिए हम हाई कोर्ट रिव्यू कर चुके हैं, तो आप खान साहब को शिफ्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाइए, उनके केसेस जो हैं वो लगने चाहिए। अदालत ने जो है वो अदालत में के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इसके अंदर आपको जो है अपडेट मिलेगी। उन्होंने यकीन दहाई तो करवाई है कि हम केस को लगाते हैं, और शिफ्टिंग के हवाले से कोई आगे मामला प्रोसीड होता है नहीं होता ये तो अभी पता चलेगा, या कोई डेट दी जाती है, या उनको शिफ्ट किया जाता है, या उनकी रिहाई के लिए दरखास्तें सुनी जाती हैं। अच्छा नहीं, इमरान खान साहब के लिए सुहेल आफरीदी साहब ने रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया था, इस हवाले से भी हमें कोई पेशरफ नजर नहीं आई, क्या वो मामला पीछे रह गया? नहीं, देखें, बिल्कुल वो ईद के बाद कह रहे हैं कि हमने हल्फ लेना है, नौजवानों को इकट्ठा करना है, तैयारी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और किसी टाइम भी सरप्राइज आ सकता है। नहीं मेरे साहब, खित्ते की सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। हुकूमत ने आप लोगों को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमानी इजलास में तलब भी किया था, मगर आप लोग नहीं गए, लेकिन हुकूमत की सफारती पोजीशन पर तनकीद भी आप लोग कर रहे हैं। ये एक खुला तजाद नहीं क्या? हम नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के मामले के ऊपर हम जो है किसी का फरीक बने। हमें न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हाँ, जो गलत है उसे जरूर कहना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे ईरान के खिलाफ। उससे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी ये मौका रखता है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकील नहीं मैदर पंचोता हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। T20 वर्ल्ड कप की बदतरीन कारकर्दगी के बाद पीसीबी की सर्जरी काम नहीं आई। कौमी क्रिकेट टीम T20 के बाद वनडे के मैदान में भी बुरी तरह पिट गई। पाकिस्तानी बैटिंग और बॉलिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आई। बांग्लादेश ने पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम ने 115 रन का हदफ 15 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वो विकेट जिस पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम हुए। तंजीद हसन ने 42 गेंदों पर 67 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। तंजीद हसन ने विकेट के चारों तरफ से शॉट्स खेलकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बताया कि खेलते कैसे हैं। नजमुल हसन शांतु ने भी 33 गेंदों पर 27 रन की इनिंग्स खेली। इससे पहले बांग्लादेश के कमजोर बॉलिंग अटैक के सामने पाकिस्तान की पूरी टीम 30.4 ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई थी। पहले ही वनडे में सारे पोल खुल गए। सीनियर चले, ना ही जूनियर्स परफॉर्म कर सके। पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज डबल फिगर तक में दाखिल ना हो सके। टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हुआ। साहबजादा फरहान 27 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तानी बल्लेबाज गैर मोहताज स्ट्रोक खेलते हुए यक्के बाद दीगरे विकेटें गंवाते रहे और 70 के मजमूई स्कोर पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इस मौके पर T20 वर्ल्ड कप में नजरअंदाज किए गए फहीम अशरफ ने एक बार फिर 8वें नंबर पर आकर टीम की इज्जत बचाई। फहीम अशरफ के 37 रन की बदौलत पाकिस्तानी टीम 114 रन बना सकी, वरना एक मौके पर खतरा था कि कौमी टीम 100 से भी कम स्कोर पर पवेलियन लौट जाएगी। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 7 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। साहबजादा फरहान से लेकर सलमान अली आगा तक पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर नाहिद राना का शिकार बना। ऑफ ब्रेक स्पिनर मेहदी हसन मिर्जा ने 10 ओवर्स में सिर्फ 29 रन देकर हुसैन तलत, अब्दुल समद और कप्तान शाहीन आफरीदी का शिकार किया। वो विकेट जिस पर बांग्लादेशी बॉलर्स ने किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज को खड़ा नहीं होने दिया। कप्तान शाहीन आफरीदी समेत पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग बांग्लादेशी बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आई। इंतहाई अहम सीरीज के लिए 4 प्लेयर्स को डेब्यू कराना समझ से बालातर है। ग्रीन शर्ट्स की बदतरीन कारकर्दगी के बाद टीम सिलेक्शन पर भी सवालात उठने लगे हैं। दुनिया के टॉप 10 वनडे बल्लेबाजों की फहरिस्त में मौजूद वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम को क्यों टीम में शामिल नहीं किया गया? अगर मेयार T20 वर्ल्ड कप की कारकर्दगी है तो फिर सलमान अली आगा को किस मेरिट पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया? सलमान अली आगा 8 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बना सके।
T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाले फ़खर जमान को टीम में शामिल ना करना भी समझ से बालातर है। फ़खर जमान ने मेगा इवेंट के 2 मैचेस में 54.5 की औसत से 109 रन बनाए थे। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में फ़खर जमान के 84 रन पर सिलेक्शन कमेटी पर चार्जशीट है। साइम अयूब का भी प्लेइंग 11 में शामिल ना होना सवाल का निशान है। साइम अयूब को 17 वनडे मैचेस में 46.93 की औसत से 3 सेंचुरियां और 3 फिफ्टियां हैं। यूं वनडे में साइम अयूब के अदाद-ओ-शुमार सिलेक्शन कमेटी की अपनी सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल भी अहम है कि वनडे फॉर्मेट के मजे हुए बल्लेबाज अब्दुल्ला शफी कहाँ हैं। 4 नए खिलाड़ी पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। वनडे में डेब्यू करने वाले साहबजादा फरहान, मुआज़ सदाकत, शुमाइल हुसैन और अब्दुल समद सिर्फ 49 रन बना सके, जिसमें साहबजादा फरहान के 27 और मुआज़ सदाकत के 18 रन शामिल हैं। शुमाइल हुसैन 4 रन बना सके, जबकि अब्दुल समद तो खाता ही नहीं खोल सके। T20 वर्ल्ड कप में नाकाम शाहीन अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बरार रखना भी समझ से बालातर है। शाहीन अफरीदी कप्तानी ही नहीं, बॉलिंग में भी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। उन्होंने 5 ओवर्स में 7 की औसत से 35 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट ही ले सके। बैटिंग में भी शाहीन अफरीदी ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई और 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब सवाल यह है कि कब तक कौमी क्रिकेट को तजुर्बात की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा। अगले साल वर्ल्ड कप तक कौमी टीम में तजुर्बात का सिलसिला ना रुका तो नतीजा हालिया T20 वर्ल्ड कप से मुख्तलिफ नहीं होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल क्या हो गया, इस पर बात कर लेते हैं नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नसीम भाई, ये बताइए, T20 की बुरी परफॉर्मेंस पर हमने वनडे की एक नई टीम बनाई और वो नई टीम भी बांग्लादेश से पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त खा गई। हमारी पूरी टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। सर, इस बदतरीन परफॉर्मेंस का क्रेडिट आप किसे देंगे? अपने सिस्टम को दूंगा मैं, इस वजह से कि हमें यही नहीं पता है कि हमने करना क्या है। और हम आप देखें ना किस तरीके से अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं कि जब हमने इस बांग्लादेश की सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, जिन्होंने वर्ल्ड T20 की टीम अनाउंस की थी, वो कहाँ थे? आप आके जवाब देते, आप बताते कि भाई आपने जो खिलाड़ी भेजे थे, आप 3 और 4 पे आपके सलमान आगा बैटिंग कर रहे हैं, 4 पे बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट उठा के तो देखें कहाँ जा चुकी है। अगर इंडिया वर्ल्ड T20 जीते है तो यार बिल्कुल सही जीता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोई वजह ही नहीं बनती है कि उनकी बेंच आप देखें कि संजू सैमसन को जगह नहीं मिल रही थी, संजू सैमसन आए तो वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तीनों निकाल के चले गए। ये उनकी बेंच है। कुलदीप यादव बेंच पे बैठे हुए, सिराज बेंच पे बैठे हुए। आप हमारी बेंच उठा के देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमने खिलाना किसको है। और फिर हम जो तजुर्बात करे चले जा रहे हैं, हर आईसीसी इवेंट में घुमा फिरा के हम लेकर आ जाते हैं। देखिए, बहुत जरूरी था कि इस वर्ल्ड T20 के बाद हम कुछ तो मेजर्स ऐसे लेते हुए दिखाई देते कि जिस पर हम कहते कि यार अब पाकिस्तान क्रिकेट सही डायरेक्शन में जा रही है। आपको बता देना चाहिए था सलमान आगा को। मेरे ख्याल है आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उन्हें T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए था। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ले लेना चाहिए था। अगर हम सच्चाई से फैसले करें, बाबर आजम को बता देना चाहिए था कि बाबर आजम, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर T20 क्रिकेट। हमें अपने खिलाड़ियों को उनका टास्क और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं और आप ये फॉर्मेट खेलेंगे। ऋषभ पंत आप देखें, आप जबरदस्त इंडिया का विकेट कीपर बैटर है जो एक जमाने में तीनों फॉर्मेट खेला करता था, लेकिन उन्होंने कहा इतना तेज खेलने के बावजूद कि आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने वर्ल्ड T20 2 साल पहले जिताने के बाद कहा कि थैंक यू वेरी मच, अब आपकी जरूरत नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट को वो समझ रहे थे कि अब 250 की जानिब जा रही है, 230 की जानिब जा रही है, 225 की जानिब जा रही है। उन्होंने उनको भी आराम दिया, लेकिन उन्होंने उनको ODI से रिटायर नहीं किया। सिस्टम का काम करने का अंदाज देखें। अगले साल ODI का वर्ल्ड कप है जिसमें वो दोनों आपको एक्शन में दिखाई देंगे। अपनी उन्हें प्लान का पता है कि हमारे प्लान्स क्या है। हमें ये नहीं पता कि हम कल क्या डिसीजन ले लेंगे। और ये जो ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग, मेरा नहीं ख्याल कि ये मोहसिन नकवी साहब ने जितनी इज्जत बनाई पाकिस्तान क्रिकेट की इंटरनेशनली, मैं जो देखता हूँ वहां पर के ICC भी आपके पास आके बात कर रहा होता है कि भाई खुदा के वास्ते खेल लो। वो डिक्टेट करते हैं कि अब तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पे तो इतना डिक्टेट करने की पोजीशन पे आ गए, लेकिन दुनिया की छोटी छोटी टीमें क्रिकेट के मैदान में हमें डिक्टेट कर रही है कि ऐसे खेल रहे, तुम्हारे साथ हम ये सलूक करेंगे। जो आज हमारे साथ मैंने इसी पे बात करनी ना। 2027 यानी अगले साल साउथ अफ्रीका और नमीबिया में वर्ल्ड कप है। हमारी टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया। बाबर आजम वनडे में पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट बैटर्स हैं, वो इस टीम में शामिल नहीं है। इस तरह साइम अयूबी 46 की एवरेज के साथ टीम का हिस्सा नहीं है। ये क्यों है?
देखिए इन दोनों को होना चाहिए था। मैंने जो आपको बात कही कि हमें बताना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, उनको वाजे करना पड़ेगा कि भाई आप इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं और हम भले हारे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। मैं अगर देखता हूँ मिर्जा भाई, बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे पास। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस तरीके का सलमान भाई हमारे पास टैलेंट है। अभी मैं देख रहा था नेशनल T20, लेकिन सामने जो बॉलिंग हो रही है, जब इंटरनेशनल बॉलिंग आती है तो यही टैलेंट एक्सपोज हो जाता है, यही टैलेंट सामने आ जाता है। अब आप जिस तरीके की हमने पेशावर में पिचेस बनाई है, कुछ पिचेस ऐसी भी होनी चाहिए थी कि जहां बॉल ब्रेक ले रहा होता, कुछ स्पिनर्स को मदद मिलती, कुछ थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती। देखिए आप बांग्लादेश की तैयारी देखें, उन्हें क्वालिफाइंग राउंड खेलना है वर्ल्ड कप का, और उन्होंने बाउंसी ट्रैक के ऊपर जाके क्वालिफाइंग राउंड खेलना है। आज की पिच अगर आप देखें तो उन्होंने बाउंसी ट्रैक बनाया, नाहिद राणा ने खड़ा नहीं होने दिया। 145 की रफ्तार से बॉलिंग की, हम संभाल ही नहीं सके, हम खड़े नहीं हो सके। 41 फॉर 1, 81 फॉर 8, यानी कि आप जरा कोलैप्स का अंदाजा करें। दुनिया का कोलैप्स होता है, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, नीचे से आके 2 ने संभाल लिया और वो अपनी बारी को लेके चले। हम 41 फॉर 1, 81 फॉर 8, आप जरा 8 विकेटें हम 40 रन के दरमियान में गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे तो आगे नहीं बढ़ सकते। मगर नसीब कुछ और चीजें भी हमारी बहुत सारी चीजों में जी नसीब हमारी ना अब बॉलिंग भी बड़ी एक्सपोज है, हमारा कप्तान भी बहुत एक्सपोज हुआ है। शाहिनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पर बहुत बड़े सवाल हो गए ना। T20 वर्ल्ड कप में भी वो सिवाय इंग्लैंड के किसी और मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वो भी शायद अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहा जिसकी बिना पर वो थोड़ा एक्सीलेट हो गए। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये सीरीज भी हार जाता है तो आपको लगता है शाहिन अफरीदी आगे कंटिन्यू करेंगे एज अ कैप्टन? देखिए शहिनशाह अफरीदी पिछली 2 सीरीज व्हाइट वॉश करके आ रहे हैं ओडीआई सीरीज में, और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी तो एक जवाब उनके पास ये भी आ सकता है कि मेरे साथ यंग प्लेयर्स थे, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी आप अपनी बॉलिंग के बारे में बताएं। चले छोड़ दें अभी कैप्टनशिप, आपको कप्तान अभी बनाया, रोज रोज आप कप्तान नहीं बदल सकते, लेकिन आपको हम समझ रहे हैं कि आप हमारे तीनों फॉर्मेट के बॉलर हैं। क्या इस तरीके से आप बॉलिंग करेंगे कि 7 की रन रेट से आपके खिलाफ बांग्लादेश रन करके जा रहा होगा? अगर बांग्लादेश आपके खिलाफ 7 से रन करके जा रहा है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका यहाँ क्या करेंगे? ठीक, उनकी पिचेस के ऊपर क्या करेंगे? तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई देते। मैं ये समझता हूँ कि देखिए आपके पास है कौन पीछे, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर आप उठा के देखें तो हमने कोई ऐसे तैयार नहीं किए जिनका हक बनता था, हमने वक्त पे उन्हें मौके नहीं दिए। ठीक, और उसके बाद पता चलता है कि जैसे शाहनवाज दानी अच्छा बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, आपने मौका ही नहीं दिया, आप उसी सिस्टम के गिर्द घूमते रहे। शाहीन नसीम हारिस, शाहीन नसीम हारिस, आपके पास और भी अच्छा ऑप्शन थे, इसमें मेरा आपने मेजर बाकियों का फर्क किधर confidence है? खत्म कर मुझे दिया। थोड़ा सा इस पे जरा बता दें, मेजर फर्क कहाँ है? पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक साथ बनी थी और हम लोग डोमिनेट भी करते थे वर्ल्ड क्रिकेट पर। अब इंडिया सिर्फ 2 सालों में 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीत चुकी है। हमारी और भारत की क्रिकेट में इतना फर्क क्यों है? और कौमी क्रिकेट टीम को अब कैसे बेहतर किया जा सकता है? नियतें सही करके, सबसे पहले हमें अपनी नियतें सही करनी होंगी। देखिए ना, आप बात कर रहे थे पूरा मलबा आपने कोच पे डाला था, माइक हैसन पे डाला था। अब माइक हैसन जो है वो पता चलता है कि वो बांग्लादेश जा रहे हैं। भाई आप किसी को तो आपने अलीम डार तो वो बेचारे खुद छोड़ के चले गए, किसी एक ने जिम्मेदारी कबूल की। आप सनत जयसूर्या कितना बड़ा प्लेयर था, हेड कोच था, उसने माफी मांगी अपनी कौम से और इधर टीम बाहर हुई, इधर उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने दूसरा टाइम ही नहीं लिया। भाई कोई तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। आकिब जावेद साहब जब टीम जा रही होती है तो कहते हैं ठीक है मैं जिम्मेदारी लूंगा, और वो जिस तरह हंसते हुए बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए एक सीरियस सवाल है कि आप जिम्मेदारी लेंगे तो हाँ अच्छा जी है मैं जिम्मेदारी, आप यार ये मजाक नहीं हो रहा। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में ये खेल से कहीं ज्यादा है। ये खेल नहीं है, ये एक ही चीज है कि जो खैबर से लेके चमन तक हम सबको एक लड़ी में पिरो देता है। ठीक, तो उस लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो आप इसको खुदारा मैं मोहसिन नकवी साहब से, सलमान भाई आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी अपील करूंगा। 30 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म में, मैंने इतना वर्स्ट एवर दौर पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं देखा। मुझे ये नहीं पता मेरी 11 रुकनी टीम टेस्ट की कौन सी है, मेरी 11 रुकनी टीम ओडीआई की कौन सी है, मेरी 11 रुकनी टीम T20 की कौन सी है, मुझे नहीं पता। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने इससे ज्यादा वर्स्ट दौर नहीं देखा। पहले मिसबा को मौका नहीं मिला, मिसबा जैसा प्लेयर बाहर बैठ के देखता रहता था, क्योंकि आपकी ठीक। बैटिंग में
इतनी डेप्थ हुआ करती थी, आज मैं किसको खिलाऊं और किसको नहीं खिलाऊं, मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आपने नए खिलाड़ी, भाई आप ओडीआई पे अगर बाबर की परफॉर्मेंस थी, और बाबर को आपको कहना चाहिए था, बताना चाहिए था, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर ठीक। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक। आप कुछ तो फैसले ऐसे करो। अब वरना अगर हम अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने जैसे नए बच्चों को इसलिए भेज दिया है कि वापस घुमा फिरा के उन्हीं को लेकर आएंगे। प्लान तो ये है कि कोई प्लान नहीं है, ऐसा लग रहा है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज अ बोर्ड तो दुनिया में अपने आप को मनवाया, लेकिन असल मामला, असल टारगेट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जो इस वक्त तारीख की बदतरीन कारकर्दगी से जूझती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।